उसने कैमरा टेप रिकॉर्डर ऑन किया, सब सामने रखा, मेरे बटन उटन भी ठीक से लगवाए उसने, और उसके बाद कहने लगा पढ़िए। अब जब हमने पढ़ा, आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगी, कहने लगा इंजूर में को नहीं, ये आप इस तरह पढ़ते हैं। मैंने कहा बाल है, खैर कह के उसने रख दिया, और मुझे स्टेज पे बुलाया भी नहीं गया। तकरीबन 75,000 का गिफ्ट दिया गया था, लेकिन स्टेज पे मुझे पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। तो अब इस नहीं, तरन्नुम इंजूर में तो ये नहीं चाहिए। तलफ़ुज़ तो बहरहाल गलत नहीं था, और जब आप तैयार हो के गए फिर कहाँ से गलत होगा। तरन्नुम की वजह से उसने मुझे नहीं, क्यों, और वो इसलिए पता चला कि बाद में जितने भी स्टेज पे बुलाए गए सब, कोई मोहम्मद रफ़ी, कोई मन्ना डे, कोई किशोर कुमार, उससे कम तो कोई था ही, वर्ल्ड लेवल के लोग थे, मुझे नहीं बुलाया गया। मैंने बाद में बहुत जले कटे अशार भी कहे, वो कह के नहीं बोर करना चाहता। मुशायरों में भी यही हालत है, बिल्कुल जैसे अकबर इलाहाबादी आए, कुछ उनके खान बहादुर इशरत हुसैन के दोस्त अहबाब बैठे थे, जब ये आए तो तारुफ कराया, अरे देखिए ये अकबर साहब इलाहाबादी। अच्छा आप अकबर इलाहाबादी, बड़ी खुशी की बात, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। फिर सब अपनी अपनी गुफ्तगू में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद उस मुलाजिम को बड़ा बुरा लगा, उसने कहा आप जानते हैं ये डिप्टी इशरत हुसैन के अब्बा। कहने लगे अरे आधा बढ़ जाए, अब सब पूरा माहौल बदल गया। तो उन्होंने अकबर से कहा कुछ कहिए। कहने लगे क्या कहूँ, एक लतीफ़ा, एक वाक़या सुन लीजिए। एक बार सब ईसाई मुबल्लिगीन और पादरी बैठे हुए थे, उनसे लोगों ने कहा अल्लाह मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अब वो आए, देखिए मैं तलफ़ुज़ बदल रहा हूँ, अल्लाह पूरा नहीं कह रहा हूँ, कि अल्लाह मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। वो आ गए, तो किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। कहें आपने पहचाना नहीं, ये हज़रत ईसा के अब्बा हैं। तो अब हज़रत ईसा के अब्बा की वैल्यू हो गई। वैसे ही शेर जब तक आप पढ़िए, कुछ कीजिए, जब तक आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है, वो चाहे तहत लफ्ज़ पढ़िए, तरन्नुम में पढ़िए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। बाकी के अब लोग सवालात पूछ रहे हैं, लोग पढ़ा लिखा सही समझ रहे हैं, तो अपनी जहालत कम करो। और ये मेरा सफ़र आज भी 4 से 6 घंटे का रोज़ाना जारी रहता है, कभी मैंने थक के हार नहीं मानी है। और जो तलबा मेरे सामने बैठे हैं उनसे भी ये कहूँगा, कभी ख़ुद को हरफ़े आखिर न समझना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं ये हमेशा रहेगा। तो अब ये तनकीद पर लिखा, मैंने बताया जदीदियत और माबादे जदीदियत की तरफ किस तरह आया। गज़लें भी मैंने बहुत कही हैं, बहुतों में डर ये है कि किसका मक्ता और कौन कहाँ पढ़ रहा होगा, इसलिए मैंने अब तक अपनी गज़लें नहीं छपवाई हैं। मेरी 6 मजमूए आ चुके हैं नातों और मनक़बतों के। गज़ल का नंबर आखिरी है कि जो थोड़े डाउटफुल हैं उनसे पूछूंगा भाई ये कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है। फिर उसके बाद ये गज़ल का मजमुआ, और ये अदबी सफ़र, शायरी चूँकि फ़ितरी जज्बा है इसलिए वो ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन वो जैसे होता है ना, बहुत से मज़दूर बगैर डंडा मारे काम नहीं करते हैं, जब तक उनको आप 4 सलवातें न सुनाएं वो मुतवज्जे नहीं होते हैं आपकी तरफ। वही हाल हमारा है। तरही मुशायरा सर पे है या मुशायरा सर पे है, और आज पढ़ना है तो भाई वहाँ इरफान कमर ये सब इतने ज़माने से मुशायरे में सुन रहे हैं, पुरानी गज़ल पढ़ेंगे तो कहेंगे क्या शोरवाई टहला के रख दिया आपने। इसलिए 5 ही शेर की सही एक नई गज़ल कहते हैं। गज़लों का रिकॉर्ड भी नहीं रहा मेरे पास, ये सफ़र तो जारी रहेगा, लेकिन आदमी किसी भी तालिब इल्म हो या शायर हो या अदीब हो, आलिम तो कभी होता ही नहीं है। अरे आप हिस्ट्री में बहुत बड़े काबिल हैं तो जियोग्राफी में जाहिल हैं, अरबी में बहुत बड़े काबिल हैं तो फिर अब फ़ारसी की इल्ला माशाअल्लाह है, आलिम तो कभी हो ही नहीं सकता।
लेकिन हर रोज़ कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी जहालत कम होती जाए रोज़ बरोज़। और अभी आप लोगों के जहनों में सवालात भी तैयार होंगे। हाँ, बस एक चीज़ बाकी है कि हर अदीब या शायर कोई भी हो, उसकी कुछ नफ्सियाती उलझनें होती हैं। आपने सोचा होगा मैंने इतनी देर से मसनवी का तज़किरा किया कि भाई मैंने गुलज़ार नसीम 5-6 बार पढ़ी है और सहरुल बयान 5-6 बार पढ़ी है और तिलिस्मे उल्फत और दुनिया जो बैन भी हो चुकी उनको भी पढ़ा है। मैंने नावल और अफसाने के तज़किरे नहीं किया। दास्तान अमीर हमज़ा का तो कर दिया मैंने, तिलिस्मे होशरुबा का भी कर दिया, जो लुगत लेके पढ़ी मैंने, समझ में आने वाली थी ही नहीं, और आज भी बीच से कोई सफ़ा खोल दीजिए तो नहीं समझ में आएगी, सिवाय इसके कि अगर रिसेंटली पढ़ी हुई नहीं है। मैंने अफसाने का तज़किरा नहीं किया। अब जब वो जदीदियत और तरक्की पसंदी और माबादे जदीदियत ये सारी बातें हो गई तो नसरी नज़्म जो उर्दू में नसर मुरज्जस से भी मेल नहीं खाती, उससे टक्कर नहीं ले सकती। अफसाने का तज़किरा मैंने नहीं किया। अफसाने का तज़किरा मैंने इसलिए नहीं किया कि जैसे आप कोई टमाटर नुमा कोई चीज़ खा लें जो बहुत कड़वी लगे, तो बाद में जब टमाटर भी सामने आएगा वो दूध का जला छाछ भी फूकता है ना। अफसाने जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था मदनपुरे स्कूल में, तो एक टीचर ने, गालिबन नोमान इमाम साहब ने, कहने लगे ये किताबें ले जाओ पढ़ो। और वो इतना ज़्यादा हुस्न व आशिकी पर वो महमूल था वो अफसाना कि वो पढ़ने के बाद आप यकीन करें कि मैंने मुरवतन पढ़ लिया हो तो पढ़ लिया हो, कभी शौक़ से अफसाने नहीं पढ़े। आप ये बताएं क्या कोई शख्स ऐसा है जो संग तराशी में भी दखल रखता हो और मुसव्विरी में भी दखल रखता हो, हवाई जहाज़ भी उड़ाने का, ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो उसी तरह ये फ़नून लतीफ़ा, उससे हर आदमी महदूद नहीं हो सकता। तस्वीरें देख के, पिकासो की तस्वीर देख के मैं क्या समझूंगा? कुछ नहीं, बस यही समझूंगा कि मुर्गे ने जो है वो रंग में अपना पंजा डुबो के लकीरें खींच दी। भाई मेरा तासुर तो यही होगा बकौल इब्न सफ़ी कि आप जिसे अबदियत कह रहे हैं वो तो हम समझते हैं थोनी में लालटेन टंगी है। तो ज़्यादातर ये मेरे लिए थोनी पे टंगी हुई लालटेनें हैं। ये अफसाने भी, कृष्णचंद्र को मैंने बहुत पढ़ा है, कभी पसंद नहीं किया, एक कालू भंगी वाला अफसाना छोड़ के। गालिबन एक आजी थी ये पसंद का कार्निवाल होगा इनके अफसानों में। मिज़ाही अदब बहुत अच्छा है, तफरी पैदा करता है, लेकिन इंतज़ार हुसैन के अफसाने, अब वो मैं कह सकता हूँ कि उसमें वहदत तासुर है और उसमें मुकालमा निगारी है, उसमें असरी आगही है, उसमें हिस्सियत है, ये सब मुझे बोलना आता है रटे हुए। और खुदा भला करे शमसुर रहमान फारूकी मरहूम का कि 10-20 अंग्रेज़ों में भी नाम मुझे याद हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या, बड़ी रवानी से बोल सकता हूँ। लेकिन वो यगुना मुनाफिकत होगी, दिल की आवाज़ नहीं होगी। अब तक जो मैंने कहा वो मेरे दिल की आवाज़ है। अगर मैं नावल उनका ये इंतज़ार हुसैन की बात, आज भी मैंने दूसरी तीसरी बार भी इस 1 साल में खुल बंदना बंद दे मैंने उन्हें पढ़ा, और आज भी मेरी समझ में नहीं आया कि व्हाट डज ही वांट टू से। गोल गोल घुमा कीजिए उसमें। एक उनका अफसाना बड़ा मशहूर था याजूज माजूज का, दिन भर दीवार बन रही है वो रात भर चाट रहे हैं, अफसाने में इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। आखिरी आदमी जी, आखिरी आदमी शायद। अब भी अब आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने तो बस मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं पढ़ता, कि मैक्सिमम समझ में नहीं आता। कुरतुल हैदर वो आग का दरिया, अरे हाँ वो बहुत, मैंने बहुत पढ़ा, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया। वो शादाब रशीद गवाह है जिसके यहाँ से खरीदी हैं किताबें, वो सामने मौजूद है शादाब। लेकिन बस अब उसे क्या किया जाए कि उससे महजूद होने वाली हिस्स मुझ में नहीं है, चाहे उसका जो सबब हो। मैं समझता हूँ कि वो जो पहला नफ्सियाती असर था
नुमान इमाम साहब की दी हुई किताबों का, उसी ने जो है वो, आप लोगों ने जहन में अपने सवालात तैयार कर लिए हैं तो मैं ख़त्म करूं। ईरान का सफरनामा नहीं बताया। अरे यार तुम लोग एक एक करके याद दिलाओ तो प्रोग्राम कहीं खत्म हो। नहीं ठीक नहीं बता दीजिए वो अच्छे। मेरे साथी में शौर भाई वो जो इंडियन फारसी और इरानियन फारसी जो है, हाँ वो तस्करा जरूर सुनाइए। अरे बिल्कुल वो देखिए ऐसा है बहुत मजेदार किस्सा है समय कि मुहावरा ज़बान एक अलग होती है, उसका मतलब अलग होता है, और जब आप अपनी ज़बान में सोच के उसको दूसरी ज़बान में अदा करते हैं। एक मिसाल दूं, जैसे अंग्रेज़ी में टू किक द बकेट, यानी दाइये अजल को लब्बैक कहना। अब आप ये समझें कि घर में दाखिल होते ही उन्हें बाल्टी पे लात मारा तो मफ़हूम जो है वो गायब हो जाएगा। अब जैसे अरबी में सर कसीरुर रिमाद है, वो मतलब उसके घर में झाड़ू नहीं दी जाती, रोड की राख रखी रहती है। कसीरुर रिमाद यानी वो इतना बड़ा सखी और मेहमान नवाज है कि उसके घर में हरदम जो है वो चूल्हा जलता ही रहता है, मेहमानों के लिए खाना पकता ही रहता है। ये जो बता रहे हैं वो मेरी बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे उस पर शर्मिंदगी नहीं है। हम गए जिस ईरानी के यहाँ मेहमान थे, अब खाना खाने से पहले हाथ धोना था, तो मैंने उसके लड़के से पूछा, बाबा इन बारे दशुई को जब आया, अब 10 और शोईदन मैंने 2 मिला के एक लफ्ज़ बना दिया कि हाथ धोने कहाँ जाए। उसने ले जाके लेटरिन में खड़ा कर दिया क्योंकि 10 शोई लेटरिन को कहते हैं। तो ये ऐसे दर्जनों लतीफ़े हैं, कहाँ तक सुनाऊं। और ये अपनी ज़बान का भाई वक्त कितना ले लिया मैंने? कुछ नहीं लिया आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। टैक्सी बच्चे वाला किस्सा बताइए। टैक्सी वाला। अरे यार तो वो ये बच्चे वाला ये एक हो गया। सुनाई दीजिए। अब हाँ सुना दीजिए, है मौका है। दूसरी चीज कीमत क्या है। ये अब एक दुकान में गए हम लोग, एक कैसेट खरीदी। अच्छा वहाँ भी अंधुन काना राजा हम ही थे, तो हमने उससे पूछा क्या वो कीमत है शीश ची, वो ची बोल के रह गए, कुछ बोले ही नहीं आगे। और ईरानियों की एक आदत है, हम लोग जब ऐसे कहते हैं करते हैं तो उसका मतलब हाँ होता है, और वो जब ऐसे करता है तो उसका मतलब नहीं होता है। मैंने एक अंगूठी उसको दिखाई, मैंने कहा भाई नमूनेदारी कि क्या तुम्हारे पास इसमें की अंगूठी है। उसने ऐसे कहा, मैं खड़ा हूँ, कम वक्त अब लाके देगा। और 15-20 मिनट गुजर गए, हम खड़े रहे, मुनुज नहीं उड़ती ना दारी यानी नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ऐसे क्यों किया था। टैक्सी में बैठे, आप चले जा रहे हैं, अब उससे कह रहे हैं अब लुत्फान इंजो बीमानी नहीं, कम पल्ले नहीं पड़ रहा है कि यहाँ तवक्कुफ कीजिए, वो भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। जैसे तैसे हाँ वो कीमत वाला रह गया, हमने उससे कहा खड़े रहो, अभी कोई आएगा तो कुछ तो पूछेगा उससे, वही हम लोग भी बोल देंगे। तो अब वो एक मोहतरमा आई, उन्होंने एक कोई चीज़ खाने पीने की उठाई, कहा बचन, बस उसने तुमान बताया उन्होंने। अब हमने भी कैसे उठाया, हमने कहा बचन, अब बचनदा के लगत में ढूंढ लें काहे को मिलने वाला है। वो शॉर्ट फॉर्म है बचंदीन तुमानन विधिहीन, कि आप इसको कितने तुमानों में दे रहे हैं, उसको वो शॉर्ट में शान में उन्होंने बस इतना कहा वचन, और वो समझ भी गए। तो इससे लताइफ की भरमार है। उनको जब इरफान वकी भी फरमाइश पूरी किए देते हैं, फिर क्या होता है कि हिंदुस्तानियों में फ़ारसी सबसे पहले सीखने और बोलने वाले ईरानी नजात के अलावा ये हमारे कायस या लाला लोग थे। अब जाहिर है उन्होंने फ़ारसी सीखी है ना, अहले ज़बान तो है नहीं,
तो फारसी अल्फाज को भी अपना हिंदुआना लहजा दे देते थे वो। तो मैं पहले वाकया बता दूं कि सब क्या है, फिर उसके बाद वो लाला साहब कैसे बोले। सिर्फ इतना था कि वो लाला साहब का जो लड़का था वो पड़ोस के एक मौलवी साहब के बाग में जाता था और इमली के पेड़ पर ढेले मारता था। तो उन्होंने उसे मना किया कि देख, अगर कभी मौलवी साहब ने तुझे देख लिया तो बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे ना कि तेरी चंदिया गंजी हो जाएगी। अब मौलवी साहब बच्चे को समझा रहे हैं सर कि 1000 बार मना को निंदम, लाख दाएं मना को निंदम। अगर दरबागे मौलवी साहब मौसूफ रखते तो तुम्हारे हिंदी के अशियारन पर ढेलादनी न की है। अगर कहियो दीदी हैं तो यस यस जदी हैं, यस यस जदी हैं कि बफर के शुमा एक को बाल न रही है। ये ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लतीफ़े हैं। और ख़ास तौर से फारसी गुजराती ब्लेंड, फारसी ये मिक्सिंग है, तो बहुत से हैं। फिर वो मिसरा लगाया लाला जी ने कि मिक़राद मौज दामन दरिया कतर गई। अब उनको समझाना था उस्ताद को कि शुतुरगुरबा किसे कहते हैं। तो एक तो ये है कि एक ज़मीर वाहिद की हो, एक ज़मीर जमा की हो, उसके अलावा भी सुखन नाहमवार हो, दोनों मिसरे बराबर के ना हो। कहने लगे मिसरा उन्होंने लगाया मिक़राद मौज दामन दरिया कतर गई। लाला जी ने कहा लगाए दें उस्ताद पर मिसरा, कश्ती का बादबान मुसरिया कतर गई। तो ये फारसी को उर्दू का और ये लबो लहजा अवधि का उर्दू ही की तो इब्तिदाई शक्लें हैं वो सब। तो ये बहुत सारे मैं मुशायरों में अक्सर सुनाया करता था, वहीं लोगों ने सुना या ज़ाती गुफ्तगू में। बहरहाल आज के इस संजीदा प्रोग्राम में थोड़ी मुशायरे के वाक़यात सुनाइए। हाँ, मुशायरों में जो शिरकत आपकी है उसके कुछ वाक़यात। कलाम नहीं सुनेंगे। मुशायरों का मसला ऐसा है मियाँ कि आप कभी उर्स में शरीक हुए? नहीं। कभी वहाँ जाइए तो जितने आते हैं सब पीर साहब का पैर चूमते हैं। वैसे ही आजकल के ये यंग जनरेशन के मुशायरे में हमारा हाल है। अच्छा आप शऊर आदमी साहब हैं रे, बड़ी खुशी हुई वो। और उसके बाद जब आपके पढ़ने का नंबर आएगा तो इंशाल्लाह कोई नहीं होगा सिवाय कुर्सियाँ उठाने वाले के। और यही वजह है कि मैंने मुशायरों में जाना तकरीबन तर्क कर दिया। यहीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के मुशायरे का एक वाक़या सुनाता हूँ। बस शामत अमाल के मुझे सदर बना दिया साहब अली सर ने। अब सब होने लगा, लोग पढ़ते रहे। अब इतनी देर हो गई है कि बच्चे उठ के जाने लगे हैं। मैंने कहा सर जब मैं पढ़ूंगा तो आप तो रहेंगे ना। उसमें एक वाक़या और काबिल ज़िक्र है उसी मुशायरे का। एक साहब ने कहा सदर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूं। मैंने कहा भाई किसी सदर को आज तक देखा है जिसने कहा हो कि नहीं इजाज़त नहीं है? कहने लगे नहीं देखा। मैंने कहा फिर आज देख लीजिए। तो सवाल जवाब का सेशन शुरू कर दिया जाए। ठीक। कुछ सवालात हैं, एक दो लोगों ने शोर मुझसे साहब कहा कुछ था। और कहना है तो इजाजत आप कहिए। कलाम हाँ, कुछ और। हाँ, आप वो सदर नहीं बनेंगे जो सर बन गए? हाँ? कितने पे धुली? अरे ईरान में भाई वहाँ गए थे तो अब सब चूंकि वर्ल्ड लेवल के लोग थे, हर जगह के लोग थे। अब जब सब नीचे उतरे
हम यहाँ से कोट वोट ले के गए थे, लेकिन वो सीरिया वालों का कोट और वो जो दूसरे जगहों से लोग आए थे उनका कोट देख के तो मुझे लगा ये तो सब देख के कह देंगे चोर बाजार का है। उसे छोड़ दिया, ऊपर गए जैकेट पहन के आए। जैकेट जब पहन के आए तो ये शामियों के जरतार जैकेट बादले का काम किया हुआ, तो एक बार हमने इधर देखा फिर ऊपर चले गए। अब्बा मरहूम की एक शेरवानी बहुत अच्छे कलर की थी, हमारे पास भी थी लेकिन वो वाला कलर नहीं था, फिट आती थी। अब वो जब पहन के नीचे उतरे तो अब सारा मीडिया हमारी तरफ हो गया। और वहाँ पढ़े लिखों के लिए एक जुमला बता दूँ, आदमी खब्तुल हवास कैसे होता है, ऐसे आप चाहे जितने सयाने बन लें। अब वहाँ वो मीडिया वाले ने सवाल किया कि जिसका मतलब ये था कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा इंटरव्यू तो शेरवानी का हो ना, यहाँ लगा दो। अब उन्होंने माइक वाइक लगा दिया। अब मैं उनको बताने लगा, उर्दू चैनल अभी वो है नेट पे, नेट पर अभी भी वो इंटरव्यू है मेरा। हाँ, वो कहने लगे कि और हिंदुस्तान की अदबी सरगर्मियाँ क्या हैं, उनमें वो भी था। मैंने कहा आपने उसे तो बुलाया ही नहीं जिसने इंडिया में बैठ के आपके यहाँ के अदब पर मजमून लिखा है। तो मैंने उर्दू चैनल के बारे में बताया। उसमें इत्तेफाक ऐसा हुआ मैडम, उसने पूछा आपने कितने अशार कहे हैं, और मुझे 15 की फारसी ही नहीं याद आई कि फारसी में 15 को क्या कहते। अब वो मुझे याद ही नहीं आया और मुंह से निकला 50। वो उसने इतना 50,000 अशार कहने वाला शायर हमारे साथ। दूसरे दिन उसे पढ़ के तो भैया हमने जब, और उसके बाद याद आ गया कि 15 को क्या कहते हैं। आज तक हम ये सोच रहे हैं कि कब वो लोग डिलीट करेंगे वहाँ से उसे, और हमारे सर ये 50,000 अशार तो शायद आज भी नहीं हुए। आप 50,000 कह लीजिए तो वो बात पूरी हो जाएगी। देखो 50,000 हो जाते अगर हमारा कहा हुआ हर शेर हमारे ही पास होता। मैंने कहा कितनों में दूसरों के मरते हैं हम नहीं जानते। ये कमर ने देखा है, कहने लगे ये कागज अलग क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये सब डाउटफुल है कि किसी को दे दिया है कि अब तक मेरे ही है, ये दुकान का माल है। तो ये सब जिंदगी के मुशायरों का हाल मैंने बताया कि मुझे साहब अली सर से पूछना पड़ा था, सर आप तो रहेंगे ना, 7 बज गए हैं, अब बच्चियाँ कब तक बैठी रहेंगी या दूसरे लोग भी कब तक बैठे रहेंगे। 8-10 लोग थे बस। गजल पढ़ी हमने। शेरवानी का रह गया था। शेरवानी अरे यार वो तो क्या रह गया? शेरवानी का वाकया, अब वो जो शेरवानी जो उस दिन पहन ली थी तो फिर किसी दिन पहनने के लिए, अच्छा वहाँ आपका खाना फ्री, नाश्ता फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री है, लेकिन लॉन्ड्री फ्री नहीं है। अब हमने जो शेरवानी उसको दे दी धोने के लिए तो सारे बटन टूट के आए उसमें से। मैंने उससे कहा इंची कर दिया होगा। अब उसने वो निकाल के दिखाया कि बटन टूटी या कलर उतरा तो हम जिम्मेदार नहीं है, वहाँ ये लिखा हुआ है बटन टूटी या। और उसके बाद जो उसने उसका बिल ला के दिया तो वो शेरवानी की कीमत का 2 गुना था। मैंने कहा रख लो, किसी को दे देना मेरी तरफ से। तो भाई सवाल जवाब यकीनन सवाल आएंगे, आप जवाब भी देंगे। अगर आपने अपने वालिद बुजुर्गवार के ताल्लुक से कुछ ना कहा हो तो एक 2-4 मिनट करते। बिल्कुल बिल्कुल सही, खानदानी पस मंजर। देखिए मैं एक बात बता दूं, जैसे कहते हैं ना कि कोई बना बनाया ना, मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहेंगे खानदानी ताल्ली कर रहे हैं। नहीं, मेरी तरबियत जो मेरे बाप ने की मैं वो बता रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई सुहैल, मैं पाकिस्तान गया था 83 में, वहाँ से कुल्लियात मुसफ़ी ले आया था जो उस वक्त यहाँ अवेलेबल नहीं थी। घर छोटा था हम लोगों का, 1 बेडरूम 1 हॉल वाला। तो इनके हाथ में कुल्लियात मुसफ़ी दे दी जाती थी
ये एक मिसरा पढ़ते थे, उस पे हम बाप बेटे दोनों मिसरा लगाते थे, कई कई घंटे ये शगल जारी रहता था, जो उन्होंने मेरी तरबियत की है। उसके बाद इसके भी गवाह यही हैं, शऊर अरूज उनके सराहने रखी रहती थी। हालांकि उन्होंने फ़ौलुन, फ़ाइलतुन, मुफ़ाइलुन, इन सब का फ़र्क उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारे ज़माने में एक से ही तख्ती आ जाती थी निगारे उर्दू में। किताब का नाम था निगारे उर्दू, 8वीं क्लास। वो शऊर अरूज सराहने रखे रहते थे और मैं इतवार को जाता था। उन्होंने निकाली, कोई मसला पूछा, अगर मैंने जवाब दे दिया तो ठीक कि बैठो चाय पियो, वरना दलील हो जाओगे, लेक्चर देने जाते हो, लोग तुमसे सवालात करते हैं, अपना लिखा याद नहीं है, मर्द खुदा। इतना बोलते थे कि वालदा मरहुमा कहती थी हफ्ते में एक दिन आता है और उस दिन भी तुम उसको डांटने से बाद नहीं आते, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा उसका। और उन्होंने अपने बाप का एहतराम तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बुजुर्गों का एहतराम किस तरह से करते हैं। मैंने भी एक बड़ी हद तक अपनी औलादों को तालीम देने की कोशिश की। आज से 1 साल पहले तक मैं चेन स्मोकर था, लेकिन इन लोगों से भी पूछ लो, अब्बा को फ़ोन आ जाए तो मैं सिगरेट फेंक दिया करता था। एक बार हड़बड़ाहट में मैंने जेब में डाल दिया था, कई जगह से पैंट भी जली और मैं भी जला। तो उन लोगों का, उन बुजुर्गवारों का तरीका, मैंने कितने नोमान इमाम को कभी नोमान इमाम साहब नहीं कहा, सर का। कैसरुल जाफरी को कभी कैसरुल जाफरी साहब नहीं कहा, चचा कहा। जमील मुरस्सापुरी का आज तक नाम नहीं लिया। ये सब अब्बा के दोस्तों में थे और मैं उनको इसी वजह से चचा कहता रहा कि वो तहजीब के नुमाइंदे लोग थे, जो बड़ी हद तक हम में भी नहीं है जो तहजीब उनकी थी। मुशायरों के बाद जब तक एहसन रिजवी, दानापुरी और महमूद सरोश ये लोग बस में नहीं बैठ लेते थे, अब्बा और उनके जो दूसरे शागिर्द थे सब लोग वहाँ खड़े रहते थे कि बस आ जाए, ये बैठ लें तब जाए। आज तो जिन्हें हमने पढ़ाया है अलिफ और बे, अब अगर उनसे पूछिए तो कहेंगे भाई अब तो 2 ही शायर हैं, एक मैं, एक मेरे उस्ताद शऊर साहब। और शऊर साहब भी क्या अब 70 साल के होने लगे हैं। अब तो मैं का ज़माना है, कोई किसी को कुछ नहीं मानता। वो कदरें आप ढूंढ ही नहीं सकते। उनके कई मजमुए छप चुके हैं और अभी आखिरी मजमुआ उनका शायद 2-3 दिन में प्रेस में चला जाए, सरमाए नयात के नाम से। कताते तारीख, गज़लें, और ये एराज साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा आफ्ताब अहमद ने उन पर एमफिल किया था, तो सारी दास्तान भी, ख़ानदानी बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है। इन्होंने खबर दी थी कि वो छपने वाली भी है, लेकिन अब जाहिर है कि इशाअत का जो दर्द होता है वो दांत के भी दर्द से ज़्यादा तकलीफ देता है। किताब का मुरतब कर लेना बहुत आसान है, उसका DTP करवा लेना आसान है। मेरा ज़ाती तजर्बा 12 किताबें छपवाने के बाद ये है कि जिस दिन आप सोच लें कि कल सुबह जाके प्रेस में दे आऊँगा, अब इस किताब में कोई काम नहीं है, उस दिन से 1 हफ्ते का काम होता है। वो वाक़या सुना दीजिए, वो शैतान ने जब उंगली उठाई। हाँ, ये बाकी था। अब्बा का मजमूए कलाम छपा, 6 बार उन्होंने प्रूफ रीडिंग की होगी और तकरीबन उतनी ही बार मैंने। अब ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, जितना भी इन्होंने किया होगा। मैंने कहा कमर ये किताब तो एकदम परफेक्ट है, अब इसमें कुछ। अब्बा ने देखा, मैंने देखा, कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का जुमला है गालिबन कि किताब की प्रूफ रीडिंग पर होता यह है कि आपकी गलती पर शैतान उंगली रख देता है। लाहौर पढ़ने पे भी वो नहीं हटता वहाँ से। जब आप ये सोच के जाते हैं कि मैं अब बिल्कुल असहुल कुतुब बादस किताबें बारी लेने जा रहा हूँ,
तब वो उंगली उठाता है तो पता चलता है ये क्या है। अब ये अब्बा का मजमूए कलाम छपा, मैं और कमर गए, यूं ही गुफ्तगू हो रही थी। अरे और उस वक्त उसने बाइंडिंग नहीं की थी, सिर्फ छप के रखी हुई थी। जैसे ही उसने कागज ऊपर से उठाया, मनकबत के बदले सिर्फ मकबत लिखा हुआ था। ऐसे ही होता है। कि ये इतना मतलब किताब का छपना बहरहाल होना चाहिए, किताबों का छपना भी ज़रूरी है, वरना एक हमारा सरमाया जो है वो, और आप चाहे मैं चाहे जितना अपनी किताबों की नेट पर ये प्यारे उनके अरे मीरिश के मरसिए मौजूद नहीं है, कहीं किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास होगा भी तो वो डर के मारे ढक्कन नहीं खोलेगा कि ये गल के नीचे न गिर जाए। मेरे पास एक कुल्लियात मुनीर शिकोहाबादी है। अब उसमें बहुत सारे अदबी मारिकों में एक चीज़ रहेगी, हर कोने पर मुस्लिम महल्ले के लाइब्रेरियाँ थे, जिनमें इब्न सफ़ी, नया रुख, नए और वो नए उफुक, और ये ख़ास तौर से शालीमार होटल के सामने तो मैंने अपने ऐसे कई पागलों को चकराते देखा है रोज़ के इब्न सफ़ी का नया नावल आया कि नहीं, एक इकबाल का नावल आया कि नहीं वहाँ। और उस होटल में, पहले उसे वज़ीर होटल कहते थे, बहुत अच्छे अच्छे शुअरा, एक से एक बड़े जुमलेबाज, एक से एक बड़ा पहुँचा हुआ बुज़ला संज वहाँ रहता था। एक वाक़या सुनाऊँ। एक शायर थे आलम हैदरी, दिल्ली के, बम्बई में बस रहे थे। एक कोई उनका शागिर्द भी था, तो वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने उसको बुलाया। हम नज़ाकत देखें जुमले की, ज़बान जिसे कहते हैं। तो उसने कहा आप खाइए, मैं तो रोज़ खाता हूँ। अब आलम हैदरी साहब कट गए, लेकिन फिर वो आलम हैदरी क्या जो कट जाते, कहने लगे आओ मियाँ आज सालन से खा लो। ये वजीर होटल के लतीफ़े जमा करने भर के हैं, जमा करने जैसे हैं। वहाँ अनवर फर्रुखाबादी, मैं यही समझता था कि शायर तो बेचारा बस क्या, अनवर फर्रुखाबादी चेन स्मोकर, और उसके हाथ में उस ज़माने में मैंने हमेशा 555 ही देखा। कव्वालियाँ अदबियात से भरी हुई, आज की जो अब तो होती नहीं है, ये कितना बड़ा, आप उसे तसव्वुफ़ कहिए कि फ़लसफ़े मादियात की तरदीद कहिए, कुछ कहिए, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, या अज़ीज़ नाज़ा की कव्वाली चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, इसमें क्या नहीं है। अब तो ये जो नए नए आए हैं, न रदीफ़ का पता है न काफ़िए का पता है, और अब तो शोहरा से भी कहो तो मुझसे एक साहब ने कहा, वो डॉक्टर साहब मैंने तजुर्बा किया है। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि ये आग जलाती है, तजुर्बा कीजिए ज़रा इसका भी कि आग जलाती है कि नहीं, तजर्बे के नाम पर। ये एक हम ना ये ज़बान को महदूद कर देना है कि ये काफ़िया गलत है या ये लफ्ज़ गलत है, ये ज़बान को आप लोग महदूद कर रहे हैं। ज़बान की तौसी का ये मतलब थोड़ी है, ज़बान खुद ब खुद वसी होती जाती है। अभी मिर्ज़ा गालिब से कहते ज़रा मोबाइल लाइए तो समझेंगे कि ये मोबाइल क्या चीज़ है। मीर तकी मीर से कहिए हुजूर ज़रा मैं अभी हाजिर होता हूँ, जा रहा हूँ मोबाइल रिचार्ज कराने, तो वो तो ज़बान में खुद ब खुद तौसी होती है, आपके करने से नहीं होती। तलफ़ुज़ बदल जाता है, आपके बदलने से नहीं होता। उर्दू में देखें आप, सर मुशाअरा मुक़ासदा, लेकिन सारे उर्दू वाले देर लगा के बोलते हैं कि नहीं। ज़बान खुद ब खुद बदल जाती है, किसी के बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसमें आप मुतहर्रिक को साकिन, साकिन को मुतहर्रिक कहीं तजर्बा किया, ये तजर्बा नहीं है, ये ठोकर है। यही सारी बातें जवाब में आती हैं। अरे शऊर साहब आप लोग तो ज़बान को महदूद करने पर तुले हैं, आप तो क़ुव्वत गोयाई को मुक़य्यद करने पर तुले हैं। यानी बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ वो जो सरकारी सांड होते हैं ना, किसी के भी खेत में घुस जाए, कुछ भी चर लें,
या कलीमुद्दीन अहमद के बारे में एक साहब ने कहा कि जब गलबन, हाँ नेट पे है मजमून, कि जब वो दुनियाए तनकीद में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि शीशे के बर्तनों की दुकानों में कोई ताड़ी पिए हुए सांड घुस गया हो। इस तरह वो सारी तरफ बर्बादी। गालिब शायर होते होते रह गए, मीर का तो शऊर सबसे ज़्यादा कम था, अनीस तो शायर ही नहीं है सिरे से। ये इस तरह के उनके, तो मुझे लगा कि एक ही आदमी पहचाना है कि इसकी तजवीज़ किससे दी जाए। भाई आप लोगों के सवालात अभी है सवालात हैं, ये मतलब तैयार हैं वसीम साहब। हाँ आ जाओ भाई। सर आपने बताया कि आपका जो सफ़र रहा ईरान और पाकिस्तान का, तो वहाँ से मुतालिक मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ की जो अदबी सरगर्मियाँ, अदबी कल्चर, वो हमारे यहाँ से कितना मिलता जुलता है कि या नहीं? देखिए, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के सीरियल देखिए, फिक्र को फिक्र, मैं अपने घर में नहीं देखने देता कि तुम लोग जिस दिन ये बोलोगे याद कर दूंगा मैं। वो पंजाबी के इम्पैक्ट बहुत है मेरे ख्याल में। बहुत नहीं है, सब वही है तकरीबन। और जो वहाँ सिंधी भी हैं, जो सरनेम से सिंधी लगते हैं, वो भी। और उनका, हम तो उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। उनका नज़रिया ये है कि हम जो हिंदुस्तान से जाते हैं, हम उर्दू क्या जाने, लोग तो बस हिंदी लिखते हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा, कहने लगे अच्छा ये बताइए हिंदुस्तान में कितनी उर्दू पढ़ाई जाती है? अरे मैंने कहा मैं तुम्हारा है क्या उर्दू में? लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरे बड़े अब्बा हैं, सज्जाद बाकर लाहौरी, वहाँ फ़हीम आज़मी है। तुम्हारा क्या है ये बता दो। कहने लगे नहीं अब तो वहाँ उर्दू पढ़ाई नहीं जाती। तो बहुत से लोग जमा थे। मैंने कहा ऐसा है कि मैं 3 शेर सुनाता हूँ, घर में जो लुगत रखा हो उसे भी देखने की इजाज़त है, और थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा, मुझे उसका मतलब बता दीजिएगा कि शेर के मानी क्या है। और आप भी सुनिए, इंशाल्लाह 14 तबक नहीं तो 7 तो रोशन करेंगे ही। जो तायर को तफहुस हो दमे ताशीश अफसां का, अफानीने मुहफ़्फ़फ़ को तामुद हो तुहिना का, दुमुए दम फ़वादे मुर्तइश से मुनहमिर होंगे, न पूछो हाल अशखाने जरीहे रुम्हे अशफा का। अब उसका एक ही भी तो सर 5-6 शेर याद थे, 83 की बात है। मैंने कहा आप सब लोग मिल के टेलीफोन भी करने की इजाज़त है, इसके मानी बता दीजिएगा, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं दूँगा। जब मैं पहुँचा तो कहने लगे ये मोहम्मल है। मैंने कहा एक भी मोहम्मल नहीं है। कोई जवाब नहीं दे सका। कहने लगे अब इसकी तशरीह कर दीजिए। मैंने कहा पहले एक वादा कीजिए कि इंडिया से जो आएगा आप उसे चुगल नहीं समझेंगे उर्दू में। और मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो इन मानों में बम्बई में इस्तेमाल होता। बहुत उन्होंने, मैंने कहा एक एक करके। उसमें एक साहब वो अरबी वाले थे, वो बेचारे मुहाफ़ा पे आके अटक गए। कहने लगे नहीं सब मोहम्मल नहीं है। मैंने एक एक करके, ये अशार ज़रीफ़ लखनवी के हैं मेरे, मैंने कहा ना कि मैंने ज़्यादा सफ़र ज़्यादा जमा किया, सफ़र बहुत कम किया है, गज़लें भी बहुत कम है, सब बहुत कम है जैसे मेरे मासरीन के हैं, लेकिन ज़्यादा सफ़र इतना है कि मुझे लेके चलना भारी पड़ता है। सिर्फ यही कि अच्छा जुमला कहा, बहुत अच्छी बात, वाह वाह। तो अब भाई आप लोग, आपने ये कि पाकिस्तान में सरहद पार के पूरे अदब में से अगर आप तकसीम का अलमिया निकाल दीजिए तो इट इज़ नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके यहाँ। ज़बान पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। वो गया, अहमद फराज का ज़माना चला गया, वो फैज़ अहमद फैज़ चले गए, और वो कतील शफ़ई उठते उठते
आस का पंछी दूर उफुक में डूब गया और रोते रोते बैठ गई, आवाज़ किसी सौदाई की। अब वो ज़माना चला गया। अब वहाँ आप ढूंढेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। अरे डॉक्टर साहब, अहमद मुश्ताक अभी जिंदा है, सलीम कौसर है, अरे दो चार इफ्तिखार आरिफ है। इफ्तिखार आरिफ, हाँ, ये इफ्तिखार आरिफ का मसला, वो लोग अपने झगड़े से अगर निजात पाएँ, नसीर तोराबी को सुनो इफ्तिखार आरिफ के बारे में, वीडियो है। ऐसा नहीं है मतलब कि टोटल सन्नाटा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा हम ये समझते हैं कि यहाँ से सब जो वहाँ गए हैं वो बड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरा, आज भी मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में अगर जोड़ा जाएगा तो कराची और लाहौर से ज़्यादा ही लोग निकलेंगे। नहीं, इल्मी तौर पर यहाँ भले ठीक है, लेकिन अदबी तौर पे क्या मामला है वहाँ? देखो वहाँ गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है जो यहाँ नहीं है। यहाँ एकेडमियाँ ऐलान तो कर देती हैं कि आपको ये दिया जाएगा और उसके बाद कहती हैं बजट नहीं आया मिनिस्ट्री से। वहाँ चूँकि सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट की, वहाँ अदीबों को घर भी दे दिए जाते हैं, सब हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ उतना नहीं है जितना, ये सही है। अच्छा, उसका दूसरा रूप देखिए, कितनों की ज़िंदगी जेल में गुजर गई, कितनों को जिला वतनी गई, यहाँ तो किसी को नहीं हुआ। वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में कुछ हुआ। वो जानिसार अख्तर ने जो कहा कि ज़मी होगी किसी कातिल का दावा, हमने कहते थे अकारत जाएगा खूने शहीदा, हमने कहते थे। तो यहाँ बस एक ज़माने में कुछ हुए हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो आज भी पकड़ के बंद कर दिए जाते हैं। हबीब जालिब का क्या हुआ? अब वो भी, जबकि मैं ज़्यादा नहीं जानता, ये तो बस जो सुन लिया कभी यूट्यूब और इधर उधर, उनसे कहीं अच्छे हालात हमारे यहाँ हैं। भले पैसा भले उनके यहाँ ज़्यादा हो मुमकिन है। अब तो वो भी नहीं रहा। और कोई भाई? जी सर, एक सवाल मेरे ज़हन में। जी, सिर्फ शायरी में इल्म अरूज की अहमियत व वफात है। क्या इल्म अरूज के बगैर भी अच्छी शायरी की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। शायरी के लिए इल्म अरूज का जानना जरूरी है। जी। बड़े दिन से तैयार किएगा। अब मैं आपसे एक बात कह दूं कि शेर कहने के लिए मैंने कहा मौजूनी तबा जो खुदावंद आलम से वदीयत होती है आपको, शेर कहने के लिए सिर्फ मौजूनी तबा की ज़रूरत है। अरूज क्या है? इन्नल अरूज मीज़ानु शेर, कि अब आपका वो शेर बिल्कुल सही है कि नहीं, आपके उस शेर में दूसरी गलतियाँ, अब आप का विधान थोड़ी फैसला करेगा कि इरफान हुआ है, इरफान हुई नहीं होता है। ये जो शऊर आया है, शऊर आई नहीं। लेकिन शेर तो इरफान हुई को भी एडजस्ट कर लेगा, कमर चली को भी एडजस्ट कर लेगा, शऊर आया और आई को भी एडजस्ट कर लेगा। ये अरूज नहीं तय करेगा, ये तो फसाहत और बलागत उसूल ज़बान। अच्छे शेर के लिए अरूज ज़रूरी है जानना, फसाहत व बलागत का इल्म ज़रूरी है। और जाहिर है कि अब उसी में सब समझ लीजिए, लिसानियात वगैरह। शेर कहने के लिए अरूज की ज़रूरत नहीं है, शेर को सही और दुरुस्त साबित करने के लिए अरूज ज़रूरी है। सबब मैं उसका ये बता दूँ कि मौजूनियत का कोई ना कोई, अरे वही खलील इब्न अहमद, उसको अगर आप जोड़िए तो उनका यौमुल अहद उनका साले पैदाइश है, और लैले यौमुल अहद 70 साल के हो के मरे, वो उनका साले वफात है। तो क्या उससे पहले जितनी शायरी हुई वो कहाँ से आई? मौजूनियत का कोई तसव्वुर खुदावंद आलम ने सबके जहनों में दे के भेजा था। अब आप देखें हर जगह जो आपकी समझ से ना मौजू है, अरबी शायरी, अगर आप अरबी अरूज के यानी मबादियात के आगे से भी अगर वाकिफ नहीं है तो अरबी शेर मौजू नहीं पढ़ सकते। कहाँ इक्फा होगा, कहाँ तखफीफ होगी, कहाँ इशबा होगा, ये उसके बगैर नहीं हो सकता। फारसी शायरी अगर आप उसको कहाँ, अब आप कहते हैं खान, ईरानी कहेगा खून,
आप कहेंगे मान, ईरानी कहेगा मुन, आप कहेंगे आसमान, ईरानी कहेगा अपनी नज़्म में असमुन। हाफिज का एक शेर सुनिए जिसको सही पढ़ना गमी मबाज चु हाफिज के है ये जावेदा, दरे न बन कुनत ता दीगरे न बिक्षायत। अब बड़े से बड़ा अरूजी उसे बहर में साबित कर ले तो मैं जानूं। वो दीगरे को दिगे बोलते हैं। वो जब मिलेंगे दिगेची, हम बड़ी देर तक परेशान रहे कि ये देगची वेगची की बात कहाँ से ला रहा है। लेकिन जब 10-15 दिन वहाँ रहे तो मालूम हो गया कि ये दिगेची जो है दीगरेची है। तो ये अरूज जो है इब्तिदा अव्वलियत शेर को हासिल है, अरूज बाद में। तो पहली सदी में आया, शायरी पता नहीं कब से हो रही है। डॉक्टर साहब ये अरूज की जो बात निकली है, तो इसमें एक बात यह है कि जो हमारे यहाँ राइट बहरे हैं या जितनी भी हैं, हाँ, तो क्या ये अभी इतनी ही रहना चाहिए या इसमें कहीं कोई गुंजाइश नजर आ रही? जैसे आहन तो मतलब सैकड़ों हैं, हजारों हैं या बन सकते हैं, तो आपके हिसाब से चूंकि शऊर अरूज की रोशनी में क्या इसका इम्कान है कि नई बहरें जो लोगों ने निकाली हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए या कैसे रिकॉग्नाइज हो? सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये कहा है कि मैंने नई बहर निकाली है, वो पहले उसे नया साबित तो करें। अगर ये पुराने 19-20 अवदान में नहीं आ रही है तब तो हम उसे नया मानेंगे, वरना वो नई क्यों है भाई? बस ये है कि इसकी पॉलिश कल कुछ और लगा दी जाए, इस पे सनमाइका किसी और कलर का लगा दिया जाए, लेकिन टेबल की असलियत तो वही लकड़ी रहेगी ना। अब मैंने देखिए अपनी मेरी जो नई किताब है शऊर मिदहर, मैंने कोशिश की है तकरीबन सारी बहरों में एक एक नाम कही है, लेकिन ईमानदारी से अगर मेरे सामने मेरी किताब न हो तो मैं भी उसे रवानी से नहीं पढ़ सकता। इतने खुरदरे अवदान है कि नस्र उससे ज़्यादा मौजू लगती है, लेकिन अरबी में वो बड़ी अच्छी बहरें मानी जाती हैं। अरबी में बहुत अच्छी बहरें मानी जाती हैं, या वो नौदान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे अरबी की खुरदुरी बहरों को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, हाँ, लेकिन इसी मुल्क में जो हिंदी के जो छंद हैं, नहीं ये गलती तो हम इसे एक ही अवदान जो है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया और फिर मीर के ज़रिए असर हम देखिए वो मीर का भी कुछ नया नहीं है कमत। इख्तिलाते अवदान की मिसालें फारूकी साहब ने उसे कह दिया है बहरे मीर, लेकिन असलन वो मीर भी उन्होंने कुछ और नहीं किया है। जितनों की गुंजाइश होती थी कि इन अवदान का इख्तिलात हो सकता है, मीर ने उसी को किया है। और कुछ तलफ़ुज़, जैसे एक शेर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस था कि तो ये इश्क में तो मरने को तैयार बहुत है, ये जुर्म है तो वैसे गुनहगार बहुत है। उसमें एक शेर है मीर का, एक ज़ख्म को मैं रिज़ा अलमास से चीरा, दिल पर अभी जराहत नौकार बहुत है। इसकी तख्ती पे न जाने कितनी बहस वो कौमी आवाज़ में और दूसरे रसालों में उस ज़माने में हुई। अब ये कौमी आवाज़ मरहूम का नाम ज़बान पे आ गया। बम्बई की अदबी फ़ज़ा को उजागर यानी मुनव्वर करने में, रोशन करने में कौमी आवाज़ अखबार का बहुत बड़ा रोल था। हर हफ्ते उसमें, अब ये कुछ बच्चियां भी बैठी हैं और कुछ और नौजवान भी हैं, उन सब के काम आएगा। उसमें एक तरही मुशायरा हुआ, फिर उसके बाद एक मुशायरा हुआ जिसमें कसरुल जाफरी साहब को हदिया मिला था। जमील साहब जो थे वो, मैंने हदिये का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, उन्हें तोहफा दिया गया था पहला। और उसमें गज़ल शाया हुई। मंशाउर रहमान खान मंशा कहीं के प्रोफेसर थे, नागपुर के। उनका मतलब था, नोच डालो मेरे बालों पर दोस्तों, ज़िबा कर दो मुझे बेखतर दोस्तों। उस पर किसी दिलजले ने कमेंट किया कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ मूर्ख को ज़बह बाद में किया जाता है, बालों पर पहले नोच लिए जाते हैं। आपके तो मिसरे की तरतीब ही गलत है। अच्छा वो हो गया। अब देखिए ये जहन को रोशन करता है कि नहीं आने वाली नस्लों को।
ये सब, लेकिन मैं इसे सरमाये सफ़र समझता हूँ कि सरमाये सफ़र में एक थैली ये भी है। अब उसमें उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, जाहिर है यार 84-85 की बात आज पूरी तरह से तो नहीं याद आई, तो आपके इस प्रोग्राम के तहत मैंने बहुत कुछ कुरेदा कि और क्या क्या है। तो फिर एक एतराज़ उस पर आया और उसका उन्वान था प्रोफेसर मंशा की गज़ल का पॉकेट एडिशन। तो वो भी कितना सितमज़रीब था, पॉकेट एडिशन। अब उसमें उसने कहा ये मतला तो सिर्फ इतना ही है, ज़िबा कर दो मुझे बेखतर, नोच डालो मेरे बालों पर, दोस्तों की ज़रूरत क्या है। तो जहन में एक बात तो पड़ती है कि जो आज भी शऊर आदमी के जहन में, नहीं भाई ये लफ्ज़ यहाँ बेकार है, इसके कोई मीनिंग नहीं लग रही है। फिर उसके बाद एक मुशायरा फिर हुआ, किसने कहा था आपसे शोहरत खरीदिए। उसमें एक बड़े बुलंद बांग भिवंडी के शायर जो मुशायरे में आते थे तो अपने हाशिया बरदारों के साथ, उनका एक मिसरा था, सोना समझ के मिट्टी की मूरत खरीदिए। अब भैया उस पर एक एतराज़ आया और हेडिंग क्या लगी है कि एक शायर की तो रदीफ उड़ी थी, इस शायर का काफिया उड़ गया। सोना समझ के मिट्टी खरीदिए, बात पूरी हो गई, उसमें मूरत क्या। तो ये सारी बातें, ये जो आज नदीम सिद्दीकी कहे जाते हैं, इनको जब एतराज़ करना होता था तो नदीम सिद्दीकी नहीं लिखते थे। नदीम यानी दोस्त, तो उसका हिंदी तर्जुमा मित्र, और सिद्दीकी यानी सच से निस्बत रखने वाला, तो उसको सत्यार्थी करते थे। तो इनके जो एतराज़ात आते थे वो मित्र सत्यार्थी के नाम से आते थे। तो बहुत सी चीज़ें उस दौर के ये अखबारी माहौल ने सिखाई, बहुत सी चीज़ें इस माहौल ने सिखाई हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते जब उर्दू की अदबी फ़ज़ा का तज़किरा होगा। और कोई सवाल? कहते हैं जो अरूज का माहिर हो जाता है, हाँ। जाटका हो जाता है, उसको गज़लें खुद की कहने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? अमा यार, अरूजी में बाद में हुआ, शायर पैदाइशी था। नहीं देखें, सिर्फ यही नहीं है, जितनी जितनी आपकी वुसअत बढ़ती जाएगी आपके मुतालिक की। मैंने कहा ना, मैंने मर्सी आज तक नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? सैकड़ों नौहे कहे होंगे, सैकड़ों सलाम कहे होंगे, मर्सिया नहीं कहा। और मेरे 200-300 कसीदे तो छप चुके हैं, यानी इशाअत जिनकी हो चुकी है, मर्सिया नहीं कहा। नहीं, वो शादाब के कहने का मंशा ये था डॉक्टर साहब, हाँ, कि ये कहा जाता है कि जो उस्ताद होता है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। कोई ऐब नहीं होता है। नहीं, वो उसे नहीं, मैं समझ गया वो क्या कह रहा है, मैं उसी की बात का जवाब दे रहा हूँ कि आदमी सिर्फ अरूजी नहीं होता, फिर उसे उस्ताद अगर है तो अब उसे फसाहत, बलागत, लफ्ज़ों का खिलाफ लुगत होना, मुताबिक लुगत होना, ये सब जानना ज़रूरी है। तो इतनी उतनी मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किल पैदा। हम पहले कलम उठाते थे और 20 शेर कह देते थे, आज नहीं कह सकते। अम्मा ये लफ्ज़ तो बेकार आ गया, अरे ये इससे अच्छा लफ्ज़ तो ये होगा, अब बहुत देर लगती है। तो इतना जानने के बाद फिर वो क्राफ्ट में नहीं बैठ बचता। इतना जानने के बाद फिर क्राफ्ट में नहीं बचता है, तख्लीकार निकल जाता है। हाँ, तकरीबन वही हो जाता है। नहीं तो फिर तख्लीकार कैसा रह जाता है कि जो कुछ इस गज़ल में धरा वही अगली गज़ल में धरा है, और उसी से मिलता जुलता अगली नज़्म में धरा है। जवाब अलग होना चाहिए। एक बार आपने कह दिया रात हो गई, ठीक, या तो दोबारा भी कहिए रात हो गई, या फिर कहिए दिन भर का थका मांदा सूरज आगोश शब में सर रख के सो गया, या फिर और आप रात लगाइए कि ये अपने सफ़र से उकताया हुआ सूरज सितारों की चादर ओढ़ के सो गया। तो क्राफ्टिंग के बगैर तो कोई मतलब सफ़र नहीं कर सकता, 2-4 कदम आगे बढ़ा सकता है बस। अच्छा सर, जो हमारे हिंदुस्तान में जो असरी शायरी हो रही है, हाँ, इससे मुताल्लिक
अगर है तो इस तरह, और अगर नहीं है तो क्यों? यार ये सवाल तो वसीम मियाँ आपने जो किया, नहीं देखो, असली शायरी दो तरह की हो रही है। एक तो ये है वो ग्रुप है लोगों का जिसने तरक्की पसंदी की, अच्छाइयाँ भी अपना ली हैं, जिसने जदीदी, भाई कोई चीज़ बुरी नहीं है, जब सांप का जहर बुरा नहीं है, नकफनी बुरी नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा सब में है। सांप के जहर से चिड़ियाग बनता है, नकफनी से हार्ट अटैक की दवाएं बनती हैं। जब ये चीज़ें बुरी नहीं हैं तो ये फन लतीफ़ कहाँ से बुरा हो जाएगा। एक हमारी असली शायरी दो धड़ों पे है। एक तो वो है जिसने इन सब की खूबियाँ अपना ली, अच्छा उसमें कुछ ने ढंग से अपनाई हैं और कुछ ने फुहड़पन से अपनाई। दूसरी वो है कि जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमने गुल कहा है तो फिर बुलबुल भी होगा, फिर सुम्बुल भी, और शाख भी, और सयाद भी। ये मेरे ख्याल से अब वक्त का तकाजा, हालांकि हमारी तरबियत उसी माहौल में हुई थी, लेकिन हम उसे असर जदीद की शायरी नहीं कहेंगे। असर जदीद में भी सबकी शायरी नहीं आती है। हाज़रीन, बड़ा पुरमर्ज किताब आपने समाप्त किया शोर आज़मी साहब से, साथ ही बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, सवालात हुए। चूंकि प्रोग्राम में ताखिर हो रही थी और तजस्सुस था, इसलिए किया ये गया कि फाजिल मुकर्रर से दरखास्त की गई वो तकरीर करें। अब मैं सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज से दरखास्त करूंगा कि हमारे आज के फाजिल मुकर्रर डॉक्टर शोर आज़मी साहब की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करें। शुक्रिया, आपने मेरी समा खराशी बर्दाश्त की। शहादत की बात। जी जी आपको खुश आमदीद। हाज़रीन, आज का दिन बम्बई वालों के लिए मुश्किल मानों में रहा कि मूसलाधार बारिश रही जी और मुसलसल रही, उसके बावजूद कसीर तादाद में लोग यहाँ आए। हत्ता कि आज इस महफिल में डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर साहब जो जिला देवरिया यूपी से तशरीफ लाए हैं, खासतौर से अखबारात, बम्बई के उर्दू अखबारात की रिसर्च के हवाले से आज जो इस महफिल में तशरीफ लाए, ये उस्ताद हैं, सहाफ़ी हैं और साथ ही कई किताबों के मुसन्निफ हैं। हम आज की इस महफिल में डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। और अब मैं डॉक्टर सकीना खान साहिबा जो मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी की सदर हैं और बहुत एक्टिव सदर हैं और बहुत खुशगुफ्तार शख्सियत हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर सकीना खान साहिबा से कि वो चंद कलमात अदा करें। जी बेनामे खुदावंद जान व खैरत, अस्सलाम वालेकुम। जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ वो मेहमान खुसूसी की है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक मेज़बान हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इस मुंबई यूनिवर्सिटी के फारसी शोबे से है। और बारिश की वजह से प्रोग्राम थोड़ा ताख़िर से शुरू हुआ और मैं जल्दी आ गई। और मैं जल्दी आ गई इस वजह से मैं सीट पर हूँ। अगरचे शोबे अरबी के सदर जनाब जमशेद अहमद साहब मेरे वक्त आ जाते मेरे से पहले, तो वो यहाँ पर होते। मेरा तो ये इरादा था कि मैं आधे घंटे के लिए सर को सुनूं, इतनी बड़ी शख्सियत हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही है, तो इससे बड़ा मेरा नुकसान नहीं हो सकता था कि मैं इस प्रोग्राम को मिस कर देती और उनके अरबी सफ़र को सुनने से महरूम रह जाती। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुनूं। ये मेरा पहला मौका है कि मैं आपको इस तरह रूबरू सुनने का मुझे मौका मिला, और इससे बड़ी खुशनसीबी और सादत की बात नहीं हो सकती कि मैं आपके बगल में बैठी हूँ। और इतना कंफर्टेबल मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया किसी मेहमान के साथ जितना मैंने डॉक्टर शोर आज़मी साहब के साथ महसूस किया। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह
गुज़िश्ता 15 सालों से इन चेयर्स पर बैठती आई हूँ और इसी हॉल में 2009 से, लेकिन आज जितना कंफर्टेबल मैंने महसूस किया है उतना कभी नहीं। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से, और फारसी ज़ुबान, फारसी गुफ्तारी, दीगे इस तरह के। बस सर की एक मिस्टेक जो हो गई थी कि पंजा सर को याद दिया है, मैंने बता दिया पुंजदे। और मुझे सर के बाजू में बैठकर मैं इतनी नर्वस थी कि मुझे सिर्फ उतनी ही फारसी याद रही। और एक बात और बता दूँ सर ने अपनी तकरीर में और जब वाक़या सुना रहे थे, सर ने ये कहा ईरान का एक वाक़या कि वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे, एक मर्द और एक खातून। तो सर ने कहा कि मुझे ख़वातीन की फारसी समझ में नहीं आती, तो मैं बिल्कुल भी गुस्ताखी नहीं करूँगी कि मैं फ़ारसी में कुछ कहूँ। लेकिन सर की 2 बातें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और मैं यहाँ से उसे हमेशा लेके जाऊँगी और अपनी ज़िंदगी में ताउम्र उस पर अमल करूँगी। सर ने एक बात बताई है कि मुताले की अहमियत को हमें बताया कि आपको मुताले जो है वो, सर ने बताया उसका कोई नमुल वज़न नहीं है। और आज भी सर 5 से 6 घंटे सर ने बताया कि मुताला करते हैं, और जिनके नाम में खुद शऊर शामिल है वो कहते हैं कि जाहिलों की फहरिस्त में मैं सर फहरिस्त हूँ। तो इसी तरह के मतलब मैं क्या इनके सारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये मेरे लिए सादत की बात है कि मैं सर के साथ यहाँ पर बैठी, और मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल्ला साहब, दोनों जो अब्दुल्ला साहब है यहाँ पर, उन्होंने मुझे मदऊ किया। और सर का नाम देखते से ही मैं इरादा कर लिया कि हालांकि आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है, मेरी स्टाफ भी बीमार है गुज़िश्ता 8 दिनों से, तो मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन नहीं, बारिश में हम छाता खुले में यहाँ पर पहुँच गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा अदबी सफ़र मुझे सुनने मिला। और क्या कहूँ, मैं दिल चाह रहा है कि पूरे दिन मैं सुनती रहूँ। ज़रा भी उकताहट मुझे पहली बार नहीं हुई, अदरवाइज हम यॉर्निंग करते रहते हैं, नुमाया लेते हैं। ऐसा लग रहा था ये मैं घड़ी देख रही हूँ, ये ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ये सफ़र चलता रहा और मैं सुनती रहूँ। बहुत बहुत खुशी हुई। और सर का फारसी का लबो लहजा वाकई बहुत बहुत पसंद है, और सर भी अपनी पसंद नापसंद हर चीज़ का जिक्र किया। जब ये पाकिस्तान की बात हो रही है, जब उर्दू अदब के शायर और अदीबों की बात हो रही है, तो इतनी बेबाक शख्सियत, माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी हुई। बस आखिर में सर का शुक्रिया अदा करते हुए जी सर आपकी इजाज़त से एक फारसी के शेर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसका खालिक है अल्लामा शिबली नोमानी। उन्होंने कहा है, और आप फारसी बखूबी भी समझते हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि दिलो दिन बाख्तम अजुन पीश, दिलो दिन बाख्तम अजुन पीश व अकलुन जान फैदा करदम, दिलो दिन बाख्तम अजुन पीश व दिलो दिन बाख्तम अजुन पीश व अकलुन जान फैदा करदम, मोहब्बत रा हमीन यकदा बरमनमूद अदा करदम। बहुत शुक्रिया। एक शेर में और एक सुना दूं, इसी तरह का है, या फिदाए मुझे शोते के वहम नाम बेमनामो खुद आदबे हमावोशी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सकीना खान साहब। अब मैं सदारती खुतबे के लिए सदर शुबे डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब से दरख्वास्त करूँगा जो वो अपने क्या आप कुछ कह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पर 2 जौहरी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ अब्दुल्ला साहब और कमर सिद्दीकी साहब को कि उन्होंने एक नायाब गोहर को यहाँ सामने लाके पेश किया। तो ये अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, ये आपका हक मैं आपको अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया कि इतना अच्छा मौका हमको इनायत किया है कि हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा वाकई में। और खुद डॉक्टर साहब ने भी कुछ कहा है, शोर साहब ने, कि आलिमों के साथ वक्त गुजारना बड़ी अच्छी चीज़ है। बहरहाल आप लोग
तारीफ के काबिल हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से छुपे हुए गौहरों को आप लोग पेश करेंगे। नहीं है वो है सिलसिला है इंशाल्लाह। ये आपका हक है जो मैंने आपको जो अप्रिसिएशन जरूरी है आपका। अगर पूछा जाएगा मुझसे आखिरत में कि तुमने देखा यहाँ पर मौजूद थे, तुमने क्या किया, तुमने उनका हौसला क्यों नहीं बढ़ाया, लिहाजा मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और इस उम्मीद के साथ कि इसी तरीके से छुपे हुए नायाब गौहरों को आप लोग सामने लेके आएंगे। खुदा आप लोगों की तमाम तौफीकात से नफर होना नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की एक तौफीकात को खुदा इजाफा करे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने सदारती कलमात पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये शोबे उर्दू अभी आपने कहा, ये बहुत दिनों से ये मंसूबा हम लोग बना के बैठे हुए थे कि भाई ये सिलसिला शुरू किया जाए। सिद्दीकी साहब ने याद रफ्ताना के नाम से एक सिलसिला शुरू किया। उसी दौरान ये भी मंसूबा बना था कि जिद्दों की उसके जो है हम अदबी सफ़र के नाम से और याद रफ्ताना जो है जो लोग गुजर चुके और हमारे बीच थे कि हम इसी बहाने उनको याद करें। तो ये एक सिलसिला कायम किया शोबे उर्दू ने कि भाई कि अदबी सफ़र होना चाहिए। और ये मुझको ये नहीं स्टूडेंट लाइफ से जब मैं तालिब इल्म था तब मुझको ये एहसास होता था इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन जो जिंदा उनको तो बुला सकते हैं। अभी मैंने शोर साहब से कहा, शोबे में बैठे हुए थे हम लोग साथ में, तो मैंने कहा कि यहाँ अलीसरदार जाफरी होकर गए, कैफी आदमी होकर गए, मजरूर साहब गए और बहुत से लोग, किशनदर भी आए। तो ये अगर ये दस्तावेज़ की शक्ल में आज हमारे पास होता है, जैसे शादाब आज कैद कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। हम अपने तलबा को जो है डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में दिखा सकते थे। और ये सिलसिला और पहले इफ़ा में शुरू होना था लेकिन अब लेट हुआ। अगर पहले से ये सिलसिला चलता रहा होता तो बहुत बड़ा मतलब एक ज़ख़ीरा हमारे पास होता। हाँ, लेकिन ये है कि ये अभी ये नहीं, ये इरफान भाई इसमें नंबर आपका भी है, सलीम खान साहब का भी और दूसरे लोग, ये सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट हमारे पास है कि हर साल हमने सोचा कि 4 लोगों को हम लोग मदद करें उनकी सीनियरिटी के एतबार से या उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से। तो ये हमारे पास फहरिस्त तैयार है, उस हिसाब से लोग आते जाएंगे। ऐसा है कि ये एक लंबा सिलसिला है, इंशाल्लाह डॉक्टर कमर सिद्दीकी का भी आएगा और दूसरे लोगों का भी आएगा। एक सिलसिला जो है जैसे जैसे तरतीब है, लेकिन ये है कि ये हमारी कोशिश होगी कि बॉम्बे के जितने भी अदीब हैं और जिन्होंने अदब की थोड़ा बहुत भी खिदमत की है उनकी खिदमात को लोगों के सामने ले आया जाए और उस अदीब को भी ले आया जाए ताकि आप उसकी ज़बान सुने। अभी शऊर आज़मी साहब भले वो कहते रहे मैं तो जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ये आपकी इंकिसारी है। वरना शऊर आज़मी साहब की शहर में एक मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद की हैसियत है। बहुत से लोगों से मेरा बराह रास्त तो बहुत मुलाकात नहीं रही, लेकिन यह है कि कभी नशिस्तों में, कभी सेमिनार में, कभी मुशायरों में किसी और शक्ल में मुलाकात हुई। लेकिन उस दौरान तो सिर्फ हम लोग मिलते मिलाते साहब। लेकिन ये है कि अदबी बहस या अदबी जो इनका शऊर है वो आज हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे थे। यकीन मानिए मैं कब से परेशान था कि घड़ी भागती जा रही थी और वक्त निकलता जा रहा, मैं परेशान था आज वक्त इतनी तेज़ी से क्यों गुजरा। हाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं बहुत देर से वही परेशान था कि और सुना जाए, लेकिन ज़रा सा चूँकि मौसम भी आज साथ नहीं दे रहा है तो ये ज़रा सा एक जहन में चीज़ थी। और ये है कि शऊर आज़मी साहब तो आपने सुना ही, और एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ माहिर अरूज़ भी हैं, एक अरूज़दा भी हैं। और मैं समझता हूँ कि शहर में शायद ही कोई हो जिन्होंने इनसे इस्लाह न ली हो, या अक्सर या तो ये है हालत है शऊर साहब के मुताले की जो तो बता ही रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये कहते हुए कि ये इस तरीके से ये लफ्ज़ शऊर साहब ने इस्तेमाल किया है या शऊर साहब का ये लफ्ज़ इस तरीके से मिलता है। ये है ये मुताले की जो है अहमियत है आपके यहाँ। भाई इस उम्र में 6 घंटा 7 घंटा मुताला करना यकीन मानिए हम लोग नहीं कर पाते। ये आज आपके मुंह से मैंने सुना, और बहुत पहले मैं JNU में जब तालिब इल्म था तो वहाँ मैं उन्हीं सुमित सरकार बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, तो बहुत बड़े मौर्रिख है वो। तो उनसे एक बार इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपके पास इतना नॉलेज कैसे, आपके पास इतना इल्म कैसे है।
तो उन्होंने कहा भाई कि ऐसा है कि मुझको इस चीज़ से एक मोहब्बत है, एक मैं शौक है पढ़ना, रिटायरमेंट के बाद भी मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मकाम दिलाएंगी। शौहर आज़मी साहब के भी साथ भी ऐसे ही है इस शहर में। हालांकि बहुत तसन्नुह बनावट आपके यहाँ नहीं है। अभी आपने देखा होगा हर आदमी शहर का आपको अपना समझता है, और जिस हिसाब से लोग पूछ रहे थे उससे ये अंदाज़ा लगा कि आपसे मोहब्बत लोगों को कितनी है और कितना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आज तादाद कम थी कुछ मौसम की वजह से, कुछ हमारे एडमिशन भी चल रहा है, तो इसलिए जो है हमारे एमए के तलबा वो फर्स्ट ईयर हाँ पार्ट 1 बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो उसका आज एडमिशन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो इसलिए ज़रा सा। लेकिन जितने लोग हैं वो अपने आप में एक अंजुमन है, और मैं समझता हूँ कि आप चाहे इरफान भाई को ले लीजिए, चाहे सलीम खान साहब को ले लीजिए, मी हसन साहब बैठे हुए हैं, जमालुद्दीन साहब है, जाकिर हुसैन है, अब्दुल्ला मसरूर साहब है, ये अपने आप में एक अंजुमन है। और हमारे शोबे से जो है देख पता है साइंस तक के लोग आए हुए हैं। अहमद अली साहब, डॉक्टर अहमद अली, इनका ताल्लुक़ जो है लाइफ साइंस से है, और शोबे अरबी के सर डॉक्टर जमशेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सकीना साहबा ने तो मुझसे कहा कि सर मैं आधे घंटे में चले जाऊँगी, लेकिन आपकी गुफ्तगू में इतना खो गई कि उनको याद ही नहीं कि जाना भी लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। और हमारे जो मेहमान खुसूसी थे नहीं अब्दुल्ला मसरूर साहब, हाँ काजी मख्तर साहब, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, हाँ टाइफाइड हो गया, बेचारे बीमार थे, तो हम लोग की इज्जत जो है डॉक्टर सकीना खान साहब ने रखी कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है भाई कि मेहमान की कुर्सी आपने संभाली, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौके से हाजिर रहेंगी। और ये है कि ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, और आप लोग की भी जहन में अगर कोई ऐसी शख्सियत हो तो डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब को बता दिए कि इन पे भी, लेकिन सीनियर ज़रा अभी चूँकि एक सिलसिला चल रहा ऊपर से, तो वो जो है ज़रा सा उसका ख्याल रखें, और कोई ऐसा हो जिस पे मतलब बात होनी चाहिए या जो आके बात कर सकता हो तो ज़रूर आप लोग बताएं। शोबे उर्दू में जो है तमाम शख्सियात का इस्तकबाल करता है, और आप लोगों का जो इस महफिल में आए, ख़ास करके शौहर आज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और थोड़ा सा अगर ये प्रोग्राम बहुत पहले शुरू होता तभी हम लोग आपको और भी सुनते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मैंने बताया बहुत का पता अंदाज़ा ही नहीं लगा। बहरहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने शुक्रिया के लिए जो है डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब जो है मैं रस्म शुक्रिया के लिए जी सर अपना कलाम पेश करें। हाँ लाभ एक चूँकि शौर भाई एक सेकंड, ये बम्बई का जो अदबी हल्का है ये यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता है, कम से कम हम सब इस बात के गवाह हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे याद रस्तगा हो चाहे अदबी सफ़र हो, अब्दुल्ला साहब ये बहुत कम जगह देखा गया है जी और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला है ये हिंदुस्तान की किसी नहीं यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन ये है ना दिल्ली ना पटना ना अलीगढ़ कहीं नहीं है। ये जो यूनिक सिलसिला आपने शुरू किया है उसके लिए हम बम्बई वाले आपके वाकई शुक्रिया। जी नहीं इरफान जी थोड़ा सा ना शहर से ताउन मिलना चाहिए, और ये जो अदीब हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको भी आना चाहिए, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो एक माहौल बनेगा। नहीं आज तो क्या होगा, हाँ, आज अच्छी आज तो मुझे घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा था कि बहुत बारिश है आप नहीं जाइए, मैंने कहा नहीं हमें से कई लोग जो हैं वो वाकई भीगते हुए आए। जी मैंने देखा, जिम्मेदारी तो हम सबकी है। जी भाईजान को बोला तशहीर का काम क्योंकि आप लोगों ने मेरे जिम्मे दिया था, तो मैंने जितना मुमकिन हो सका मैंने नहीं तशरीफ हुई अच्छी भाई उसमें कमी नहीं। 42 फोन मुझे जाती तौर पे अरे आज के हालात जो थे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद निकलना मुश्किल है। मौसम की वजह से मुझे उम्मीद थी कि ये हाल खचाखच बिल्कुल भर उम्मीद थी हम लोग को, मौसम बहरहाल रस्तगा के सिलसिले में इरफान भाई अगला प्रोग्राम हम नीम नाग पे करेंगे और चूंकि यहाँ गणपति का वेकेशन है इसलिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में अक्टूबर नीम नाग इंशाल्लाह इसी हाल में होगा। शौहर साहब से दरखास्त है भाई मैं इरफान मियाँ के एहसास दिलाने के बाद कि वाकई
ये उर्दू डिपार्टमेंट इन नामुसाइद हालात में भी, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड टीचर का बेटा हूँ, तो उनको अब्बा को अपने स्कूल में क्या क्या मुसीबतें, अगर एक गिलास फूट गया है तो आप अपने पैसे से ला के नहीं रख सकते। उस टूटे हुए गिलास को एक थैली में रिजर्व रखिए, जब बीट ऑफिसर आएगा विजिट करेगा तब उसके पैसे सैंक्शन होंगे। तो वैसे ही तो तकरीबन यहाँ भी होगा कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका बजट एक बात और बताऊं, कैसा होगा? ये प्रोग्राम जो है ये शोबे का कोई इस पे ताउन नहीं है जो माली एतबार से, ये हम कमर सिद्दीकी साहब एराज और ये असातिज़ा मिलकर कर रहे हैं। हाँ, ये कोई वो नहीं है। और यूनिवर्सिटी का एक सेमिनार का फंड है तो दूसरा बनता है, ये हम लोग आपस में मिलकर करते हैं, वो भी खत्म, ये हम लोग अपनी जेब से वो करते हैं। आप लोगों का बड़प्पन है, शौक है, आप लोगों का शौक है। ये बहरहाल उर्दू की एक बड़ी खिदमत ये लोग कर रहे हैं, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं और मैं शुक्रगुजार भी हूँ इनका। और एक गज़ल की फरमाइश हुई है, यहाँ उर्दू वाले भी हैं और फारसी वाले भी, और यूँ भी शौर आज़मी के बारे में कहा जाता है बहुत गाढ़ा कहते हैं, और अभी वो वसीम सवाल कर ही चुके हैं कि शेर कहने में बहुत दुश्वारी पेश आती होगी। ये वो गाढ़ा तो शहद भी होता है ना शौक पे। हाँ, लेकिन उसका जायका सब नहीं महसूस करते, बहुत से हैं जो कहते हैं अच्छा नहीं है। भी नहीं कर पाते वो। जी जी जी, समाज फरमाए। बिगुफ्तमश हाले कल्बे सोजा कि जी की जी माँ छिपाए रखूं, बितरसमूमी शबत परीशा कि जी की जी माँ लगाए रखूं, बितरसमूमी शबत परीशा कहूँ सखी या छिपाए रखूं। और ये शेर सुनिए, पयामे शामे विसाल आए, शुनीदा खुश जमाल आए, न जाने कब आए आने वाला, मैं दीप द्वारे जराए रखूं। क्या बात है शुरू में। न जाने कब आए, असल में यार ये गजल 2 ही बार तो पढ़ी 20-30 बरस में, इसलिए याद भी नहीं है। पहली बार तो यही पढ़ रहे हैं, पहली बार तो यही पढ़ी थी, पहली बार भी यही पढ़ी थी। जब ये कहा जा रहा था कौन समझेगा, मैंने कहा देख, हर शख्स ये सोच के तारीफ करेगा कि बाजू वाला ये न समझे कि ये फारसी नहीं जानता। मिसरा तो नहीं समझा होगा सभी। पहला मिसरा तो नहीं समझा। बिगु यमश हाल कल्बे सोजा के आग जीमा लगाए रखूं, बितर समूमी शबद परीशा कहूँ सखी या छिपाए रखूं। पयामे शामे विसाल लाए, शुनीदा हम खुश जमान लाए, न जाने कब आए आने वाला, मैं दीप द्वारे जराए रखूं। निसार परवाना मी कुनत दिल, शबद फरोजा चुशम में महफिल, नजर से मैं आरती उतारूं कि अपने नैना दुराए रखूं। और दिलश्ची गुना करार याबत, अगर दिलश्ची गुना करार याबत, अगर न पैगामे यार याबत, वो खत लिखे या न लिखे मुझको, मैं अपनी पतियां लिखाए रखूं। और असीर जुल्फे दुता मक्ता सुन लो भाई, वो उससे किसी बार याद करके आना पड़ेगा अगर आपकी मौजूदगी है। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम है, हमारे फारसी के स्टूडेंट्स बहुत हैं। और मक्ता समाज फरमा लें इसका कि बतर्द खुसरो गजल सरायम, शऊरे फिक्रो हुनर नुमाई, बतर्द खुसरो गजल सरायम, शऊरे फिक्रो हुनर नुमायूं, हर एक मिसरे पे सोचता हूँ कि लाज क्यों कर बचाए रखूं। मैंने कहा था कि शायरी 2 तरह की है, एक तो जो सबका, जिसे एक गज़ल है और एक पत्थर तोड़ है। ये पत्थर तोड़ जो है
उसमें गज़ल वाला कैफ नहीं होता। गज़ल के सिर्फ एक मतलब सुनाता हूँ बस। ये एक शेर और सुना दूंगा कि आईने में उनका अक्स हसी जब उनके मुकाबिल आ जाए। आईने में उनका अक्स हसी जब उनके मुकाबिल आ जाए, क्या जानिए क्या हो कातिल के जब सामने कातिल आ जाए। क्या जानिए क्या हो, आईने में उनका अक्स हसी खुद उनके मुकाबिल आ जाए। क्या जानिए क्या हो कातिल के जब सामने कातिल आ जाए। और ये शेर सुने कि उस आग में हम भी जलते हैं। इसके काफिये गिनिए इरफान मियां। उस आग में हम भी जलते हैं, उस राग में हम भी डलते हैं। उस आग में हम भी जलते हैं, उस राग में हम भी डलते हैं। परवाना जले या कानों में आवाज़ अनादिल आ जाए। और तुम दाद जो दो गरकाबी की, फरियाद न हो बेताबी की। तुम दाद जो दो बेताबी की, फरियाद न हो गरकाबी की। एक पल भी ठहरना नामुमकिन, खुद बह के जो साहिल ला जाए। खुद बह के जो साहिल ला जाए। और शेर सुनो कि तुम साथ रहो इस चाहत में, तुम साथ रहो इस चाहत में, तुम साथ रहो इस चाहत में। तुम कुछ तो कहो इस हसरत में। तुम साथ रहो इस चाहत में, तुम कुछ तो कहो इस हसरत में। हम खुद ही बदल दें सिमत सफर जब सामने मंजिल आए। अब शुक्रिया के रस्म के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा शोबे उर्दू के उस्ताद डॉक्टर खैरात आज़मी साहब से कि वो रस्म शुक्रिया अदा करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज के प्रोग्राम में शिरकत किए। और इसके ऊपर को ये प्रोग्राम का सिलसिला जो शोबे उर्दू ने शुरू किया, वो ऊपर का ब्राउन जो है ना वही ये दूसरा सिलसिला है इसका। और हमने कुछ रोज पहले जो फेरिस्त तैयार की थी कि आगे के लोगों के लिए जरा तैयार कर दिया जाए कि कौन से उन्हें देखा जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे सदर शोभा ने कि उनकी सेहत, उनकी हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम एक एक को रखेंगे। पहले ये ऐसा 1.5 महीने रखा जाएगा प्रोग्राम, लेकिन मुमकिन नहीं है। 2 महीना 3 महीना 4 महीने से प्रोग्राम इस तरह से रहेगा। हमारी फहरिस्त में 25 ऐसे हैं हमारे शोरा और इस शहर के जिसकी लिस्ट हमने तैयार की है। और इंशाल्लाह एक के बाद इस तरह से आएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था इंशाल्लाह आखिरत में आपको शर्मिंदा नहीं होने। तो आज उस सिलसिले का की ये दूसरी तकरीब थी, दूसरा आदमी सफर था डॉक्टर शोभा आज़मी साहब का। और इसी के साथ जो आप लोगों ने शिरकत की, शोबे उर्दू आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता है। शहर से तशरीफ लाए सलीम खान हैं, ताबिश रामपुरी साहब हैं, जाकिर खान जाकिर साहब हैं, आपके नाम से भी वाकिफ नहीं, आप सभी लोग शामिल हैं। जमालुद्दीन साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, मीर हसन साहब हैं, और बाकी आप लोगों को नाम से भी वाकिफ। यहाँ डॉक्टर अहमद साहब हैं और इरफान जाफरी साहब, ये सारे लोग, जमशेद साहब जा चुके हैं बाकी अगर भी तमाम लोग आए हैं। और जो आज मेहमान खुसूसी का की मसरत संभाली है, ऐसे मौके पर मैं सभी लोगों का शोबे उर्दू की जानिब से खास करके आखिर में शादाब रशीद जो हमारे प्रोग्राम खास करके मेरा अदबी सफर की दस्तावेजी फिल्म बनाने का जो जिम्मा इन्होंने उठाया है, ये बड़ा काम कर रहे हैं कि अगर बाद में लोगों को जरूरत पड़े तो इनकी वीडियो से यूट्यूब और जहाँ जहाँ भी इसके लिंक
मिल जाएंगे, आपको देख सकते हैं। बात जो भी हमारे लिए समझ जाइए कि नायाब चीजें ये होकर के रह जाएंगी, हमसे तलाश कर सकते हैं। बड़ा काम कर रहे हैं शादाब रशीद, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया शोभा वीडियो की तरफ से। और मैं इसी के साथ अब अपनी बात खत्म करता हूँ सभी शुक्रिया के साथ। और चाय वाय मौजूद है बाहर, चलिए कहीं ऐसा ना हो कि इनके दूसरा जो था वो आ जाए चला जाए, उसी में चाय ठंडा जाए।